मेरा प्रयास रहेगा अगर मैं इसमें विजय हुआ तो लोगों की भावना के अनुसार एकदम स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार मतलब अपना हिसाब से काम करूंगा और किसी बिना भेदभाव, लोभ लालच और बिना किसी के मतलब जातिवाद या धर्मवाद के हिसाब से मैं काम करूंगा। तो लाइब्रेरी होने से मतलब कई तरह की पुस्तकें वहाँ होगी, तो मतलब कोई सब्जेक्ट की होगी तो पढ़ करके आगे पढ़ सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कृष्णाराम। सरपंच प्रत्याशी साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी टीम पिपाड़ पंचायत समिति की चौकड़ी कला ग्राम पंचायत में पहुंची है, जहां बात की जाए करीब 3060 मतदाता हैं या 7 वार्ड हैं और 7 वार्डों में से 5 वार्ड निर्विरोध चुने गए। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पंचायत के लिए। और इस चौकड़ी कला ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मेरासिया, जहां करीब 400 मतदाता हैं। मेरासिया गांव भी इस चौकड़ी कला के अंदर राजस्व गांव के रूप में सम्मिलित है और वहाँ भी कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज चुनाव में जो विभिन्न मुद्दे हैं, इसके साथ हम लोग आज जो सरपंच प्रत्याशी की बात की जाए, यहाँ करीब 9 लोगों ने नामांकन किया है। उनमें से 3 लोग मैदान में हैं और 3 लोगों में से हमारे साथ आज चौकड़ी कला ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रत्याशी हैं चंपालाल जी टाग हमारे साथ हैं। आज इनके इंटरव्यू को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। इनके साक्षात्कार जो इनकी कई आमजन के बीच इनकी बात कैसे पहुँचती है उसको लेकर हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका बीएनसी न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका परिचय से आपकी शुरुआत करेंगे। मैं चंपालाल टाग, पूर्व सहायक कृषि अधिकारी, ग्राम चौकड़ी कला, सरपंच प्रत्याशी। तो मैं इससे पहले सर्विस कर रहा था कृषि विभाग में, तो मेरे दिमाग में सोच थी कि यार कभी ऐसा मौका मिले तो गांव की मैं सेवा करूं। तो साल भर पहले मैं रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद में लोगों ने सोचा कि यार कोई ऐसा सरपंच प्रत्याशी उतारे जो शिक्षित और एकदम पारदर्शी मतलब प्रशासन देने वाला, अगर ऐसा कोई ढूंढे। तो लोगों की सोच थी कि ढूंढते लोगों ने काफ़ी 10 लोगों ने आवेदन मतलब अप्लाई की थी कि हम सरपंच दावेदार हैं, लेकिन उनको दिमाग में नहीं बैठी कि यार ये तो कोई काम के नहीं है। तो इन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया कि आपको इस मैदान में उतरना है। तो फिर उनकी भावना को कदर करते हुए मैंने इसमें मतलब मैदान में आने की कोशिश की। आपने बताया कि आप पूर्व में सहायक कृषि अधिकारी रहे, तो सहायक कृषि अधिकारी से आपने रिटायरमेंट लेने के बाद एक कैसा पड़ाव रहता है आराम करने का, लेकिन ऐसा क्या जुनून आप में रहा जिससे कि आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे? आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आप पंचायत के अंदर सरपंच प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा हुआ, इसमें मैं कई गांव में गया हूं, मतलब आज तक मैं कई गांव में नौकरी की, कई गांव मैंने देखा है। तो वहां भी मतलब ऐसे गांव देखे मैंने मॉडल टाइप के, लेकिन मैंने उस टाइम सोचा था कि कैसा मेरा गांव का दुर्भाग्य है जो राजनीतिक मतलब वो ज़माना राजनीति के वोटों का है, फिर भी कुछ वोटों का राजनीति का मेरे गाँव में किसी प्रकार लाभ नहीं मिला। तो मेरी सोच थी कि कभी कभी ऐसा कहीं मुझे मौका मिले तो मैं मतलब मेरे गाँव में जो सुविधा की कमी है वो करूँगा। इस कारण से मेरे वो भावना थी, उस भावना के हिसाब से मैं इस मैदान में आया और सही मेरा प्रयास रहेगा अगर मैं इसमें विजय हुआ तो लोगों की भावना के अनुसार एकदम स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार मतलब अपना हिसाब से काम करूंगा और किसी को मतलब बिना भेदभाव, लोभ लालच और बिना किसी के मतलब जातिवाद या धर्मवाद के हिसाब से मैं काम करूंगा। और जैसा कि आपका जो ये क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि आपके जो मतदाता हैं, लोगों की ये भावना होती है कि हमारे गांव का ऐसा सरपंच प्रत्याशी हमारे सामने हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुनें जो गांव की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दे और उस प्राथमिकता के तहत उनकी समस्या का समाधान करे। तो आपके इस चौकड़ी कला ग्राम पंचायत में ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको आप प्राथमिकता देंगे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कौन कौन सी समस्या है जिसको प्राथमिकता देना चाहेंगे? इसमें तो मूलभूत मतलब सुविधा तो मिलनी चाहिए, जो सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये कई लोगों को सुविधा मतलब अभी तक ढाणियों में वैसे उनको अभी तक मुहैया नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम में चुनाव प्रचार में गया था तो लोगों ने मुझे काफ़ी समस्या से अवगत कराया, लेकिन मेरे उस दिमाग में आई यार इतना मतलब एक प्रजातंत्र का मतलब टाइम हो 70-72 साल होने के बाद भी लोग अभी कई समस्या से जूझ रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिली है, सड़क नहीं है, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ लोगों को वादा किया भाई मैं अगर आप मुझे जिताओगे तो मैं आपकी मतलब तन मन धन से आपका मतलब समस्या मिटाने का प्रयास करूँगा।
तो इसी भावना के साथ मैं मतलब इस मैदान में आया। जैसा कि आपका जो चौकड़ी कल्ला गांव है, यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर झरना महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये आसपास के करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में यहाँ चर्चित है। और सावन के मास में और शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता है। तो यहाँ के इस जो झरना महादेव मंदिर, इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए आपकी क्या प्रयास रहेगी? क्या आपने इसको प्राथमिकता के रूप में लिया है? तो आपकी इसकी क्या राय होगी? मैंने तो जब मैं सर्विस कर रहा था तो उस टाइम मेरे एक बार दिमाग में ही, जब मुख्यमंत्री जी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री अशोक जी थे पर्यटन मंत्री, उस टाइम मैंने उनको इसके बारे में बातचीत की थी कि सर आप इस महकमे के मंत्री हो और हमारे गांव में एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो मतलब छुपा हुआ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, छुपा हुआ है, जिनकी कई लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, उसको आप पर्यटन स्थल बनाने की मतलब हमें कुछ हेल्प करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आप तो यार ठाक साहब क्या पर्यटन के लिए कह रहे हो, हम तो आपके यहाँ हाईवे कर सड़क बना रहे हैं जो मतलब आपके गांव से निकलेगी तो पर्यटन से अपना आप जुड़ जाएगा। तो उसके बाद में फिर भी कई बार हमने प्रयास किया, लेकिन आज तक भी न तो हाईवे से जुड़ा और न पर्यटन हुआ। तो अब मेरे पास अगर ये सरपंच पद आने के बाद मैं पूरा प्रयास करूँगा जिससे कि हर तरह से इस पर्यटन स्थल बनाने का। इसमें कई लोग बाग अवैध खनिज भी हो रहा है, लेकिन वो मतलब मैं मेरे सरपंच बनने के बाद वो भी उसका कुछ निवारण करूंगा और उसको पर्यटन स्थल बना के मतलब पूरी जोर कोशिश करूँगा। जी, आपसे ये निवेदन है कि आप जो एक चौकड़ी कला ग्राम पंचायत है वो वन्यजीव क्षेत्र का भी माना जाता है कि यहाँ पे वन्यजीव भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो वन्यजीव के लिए कई ऐसी समस्या होती है, जैसे गर्मी का जो मौसम होता है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा चिलचिलाई धूप पड़ती है, तो वन्यजीवों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है या खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होती। तो इसके लिए आप जब सरपंच के रूप में चुने जाते हो जनता के द्वारा, तो वन्यजीवों के लिए आपका क्या अथक प्रयास रहेगा? यहाँ मतलब हमारे गांव में वैसे पहाड़ आया हुआ है, पहाड़ में कई वृक्ष है, वहाँ कई तरह के मतलब वन्य जीव जंतु रहते हैं। उसको मतलब गर्मी में वैसे चरने के लिए तो वो मतलब पेड़ पौधे हैं, उससे हो जाता है उनका गुजारा, लेकिन पीने के लिए हम बहुत समस्या है। तो वहाँ उन पीने के लिए मैं हो सके जहाँ से संभव एक हैंडपम्प करूँगा या कोई मतलब यहाँ पाइपलाइन ले जाके वहाँ टूंटी भी लगाऊंगा या कोई हौज भी बनाऊँगा, ये मेरा प्रयास है। और मैंने जब मैं सर्विस में था उस टाइम मैंने कई बातें मेरे दिमाग में सोच थी कि मैं यार किसी तरीके से दुखी उसकी मदद करूं। तो मैंने भी एक मेरे घर के पास में ट्यूबवेल खोदी है, उसमें मैंने पहले भी सोचा था कि अगर पानी होगा तो मैं पशुओं के लिए खेली बनाऊंगा। तो मेरे यहाँ करीब 70 फुट में ट्यूबवेल में पानी वाटर लेवल आएगा, जबकि मेरे दाएँ बाएँ यहाँ कहीं भी इतना नज़दीक लेवल नहीं है। तो उस हिसाब से मेरा भी मैंने उसके लिए वन्य जीवों के पीने के लिए मैंने एक खेली बनाई है, उसमें करीब 10-15 हज़ार मैंने खर्च किया है, वो मैं डेली भर रहा हूँ। मेरा अगर उस खेती के बजाय मैं पहले प्राथमिकता उसको वन्य जीवों को लेता हूँ। और सरकार से भी प्रयास करूँगा कि अन्य जगहों भी पानी की समस्या है, यहाँ पहाड़ है और पहाड़ के पीछे मतलब वहाँ पानी की बिल्कुल है ही नहीं कहीं। ये जो मतलब ये नरेगा से नाडे बने हुए हैं, वो नाडे में क्या ठंडी सोइल है, उसमें पानी आता है तो 2-4 दिन बाद में वो मतलब रिचार्ज हो जाता है, तो बचता नहीं है। इसके लिए वहाँ जो भी मेरे से होगी वो समुचित व्यवस्था करके उस पानी का स्टोरेज करने के लिए वन्य जीवों को बचाने के लिए कोशिश करूँगा। बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा लोग हैं उनको सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिससे बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो बेरोज़गारी को हटाने के लिए जो युवा पीढ़ी है जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि उन युवाओं को रोज़गार मिलने में काफ़ी सहायता मिल सकेगी? उसमें ऐसा है कि यहाँ मतलब कुल मिला के लोगों में ऐसा वातावरण नहीं बना हुआ है। जहाँ कई जगह वातावरण बना है, लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वातावरण की कमी से क्या कि एक तो खेल मैदान की कमी है और दूसरी मतलब यहाँ गाइडेंस की कमी है, कोई गाइड देने वाला है नहीं है। तो इस हिसाब से इस कमी के अभाव उस कारण वो लोग वंचित रह जाते हैं नौकरी में जाने में और अपना शारीरिक और मानसिक विकास करने में। मतलब वो एक गाइडेंस की और वातावरण की कमी के कारण उसको सुविधा नहीं मिलती है, सुविधा के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए उसके लिए मैं मतलब खेल मैदान तो हालांकि हमारे पहले अलॉटमेंट हो रखा है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा है मतलब बंजर की टाइप। तो उसका मैं विकास करके मतलब उससे युवाओं को जोड़ूंगा और खेल की भावना बढ़ाऊंगा और उसमें जो कुछ भी हो क्रिकेट वगैरह जो भी खेल होगा समय से आयोजन करूँगा। जैसे युवाओं के लिए दौड़ने के लिए ट्रैक के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपका ट्रैक बनाने का भी ऐसा इरादा रहेगा सरपंच बनने के बाद? जैसे मैंने मेरे पूर्व सरपंच ने यहाँ जब मैं चुनाव मैदान में आया था उस टाइम घोषणा की थी कि ये हमारी प्राथमिकता होगी युवाओं के लिए खेल मैदान की।
तो मैं खेल मैदान तो है ही है, लेकिन उसमें ट्रैक वगैरह जो भी सुविधा होगी उसमें सुविधा हम अपन के वो वैभव जी से मिल करके उसमें वो करवाएंगे, उस निर्माण करवाएंगे उसको। आपका ये कृषि क्षेत्र है और आप खुद सहायक कृषि अधिकारी से रिटायरमेंट हुए, यानी कि 40-50 साल आपने कृषि की सेवाओं के अंदर सरकारी सेवा की आपने कृषि सेवाओं के रूप में। तो आप कृषि क्षेत्र को लेकर अपने गांव को किस ढंग से इसको उन्नति देंगे, कृषि के अंदर किस प्रकार इसको अग्रेसिव करेंगे, जिससे कि जो आपके किसान महिला हैं, किसान पुरुष हैं, उनके लिए ऐसी क्या योजना लाओगे जिससे कि उनकी कृषि में कुछ उन्नति हो सके, कृषि में पैदावार बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको कृषि का नॉलेज है। तो कृषि के अंदर विकास को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? वैसे कृषि में तो मेरा मतलब ये तो पैतृक मेरा मतलब धंधा भी है और नौकरी भी थी, तो इस हिसाब से मैंने कृषि को हमेशा के लिए बहुत महत्व दिया है। इसमें मैं जब शुरुआत की थी नौकरी करने के, मेरा यही प्रयास था कि मैं तन मन इवन धन से मतलब किसानों की सेवा करूंगा, क्योंकि किसान होने के नाते मुझे ये पता था कि किसानों की क्या परिस्थितियां हैं। तो आज तक मैंने सर्विस की है 41 साल 15 दिन, तो मेरे कार्यकाल में कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से कोई किसान असंतुष्ट हुए, और उसके बाद में उन्हें हर तरह से मैं संतुष्ट करके उसको भेजा। जैसे भी मेरे से बनी उसको मैंने खुश किया, उनको मैंने अनुदान जैसा भी मिला दिया। उसके बाद में जो मतलब ये हम गांव में जो इसका लाभ देने के लिए मैं मौका मिला, इससे पहले मैं बाहर ही नौकरी करा था। अब जो गांव में मैं ग्रुप बनाऊंगा इस टाइप का, और ये गांव में जो सीड प्रोडक्शन के है वो लोगों को दिलाऊंगा, तो अपना गांव अपना सीड बना करके लोगों को देंगे, ताकि बाजार से मतलब वो अनसन सीड लाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि आजकल ये रासायनिक खेती होती है जिससे मतलब किसानों के मतलब खाने से ही आम आदमी खाने से कुछ नुकसान होता है, उसके खाने से कई तरह की बीमारियाँ होती है, तो उसका इलाज है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो डॉक्टर जिस सब्जेक्ट में डिग्री करता है, जिस बीमारी में डिग्री करके आता है, वो तो बीमारी है ही नहीं, दूसरी बीमारी हो जाती है, कभी कोरोना, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कुछ भी हो जाता है, तो मतलब उसको समझ में आती है तब तक तो और दूसरी बीमारी होती है, क्योंकि जहर खाने से रोजाना अलग अलग बीमारी, अलग अलग जहर से अलग अलग बीमारी होती है। तो अपन खाद्य पदार्थों के यूज में लेने से कई तरह की बीमारी हो रही है, इसलिए मैं जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दूंगा। मैं तो दिया है कि बीमारियां या जैविक खेती नहीं होने पर रासायनिक खेती से बीमारियां बढ़ रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बीमारियों की रोकथाम के लिए आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, आपके गांव में क्या मतलब ऐसी प्राथमिकता देंगे जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र के आपके जो स्थानीय ग्रामीणों को उनको महत्व दिया जाता है, उनकी जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए आपके अथक प्रयास रहेंगे? चिकित्सा क्षेत्र में आपका क्या अथक प्रयास रहेगा? चिकित्सा क्षेत्र में तो मेरा प्रयास था, इससे पहले काफ़ी था, लेकिन प्रयास चिकित्सा वाला तो हो गया, वो तो बन गया, लेकिन अब रहा बात उसमें हिसाब की, तो हिसाब की मतलब बिल्डिंग बनने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, उसमें हिसाब की कमी है, तो उसमें इस हिसाब को लाने की जो प्राथमिकता दूंगा, जो डॉक्टर अच्छा होगा, डॉक्टर नर्सेज वगैरह उसको लाने का प्रयास करूँगा, और लोगों को यहाँ भी जितनी भी हो सके मतलब प्राथमिक सुविधा यहाँ मिले, जिससे भी किसान बर्बादी से बच सके। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपके क्षेत्र में कई ऐसी डांडियां हैं जहां पर कच्चे आवास हैं और उन तक मतलब कोई सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो उन कच्चे आवास को कन्वर्ट करने के लिए आपकी ग्राम पंचायत में आप चुने जाते हो, तो आपके क्या प्रयास हैं, क्या प्राथमिकता दी जाएगी उनके लिए? उसमें प्रथम मेरी प्राथमिकता होगी, अगर जो रेवेन्यू लैंड में बसे हुए हैं राजस्व ज़मीन में, उसका मैं आबादी में कराने की कोशिश करके वहाँ पट्टा बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट लैंड में बसे हुए हैं, मान लो जैसे मतलब पड़त में, तो वहाँ भी उसको कन्वर्सन आबादी में करवा के पट्टा बनाऊँगा। और उसके अलावा जो अन्य किस्में हैं, जो रिजर्वेशन किस्में हैं, जो मतलब जैसे गौचर अंगोर है, उसमें बसे हुए मैं सरकार तक मेरा प्रयास करूँगा, मैं पहुँचाऊँगा मेरी बात कि काफ़ी मतलब आज़ादी के टाइम तो मान लो उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, उस टाइम आबादी क्षेत्र कम था, वहाँ लोग बसे हुए, लेकिन अब आबादी बढ़ने के बाद ज़मीन तो वो लिमिटेड है, अन्य जो किस्म की होगी वहीं जो लोग तो बसेंगे, तो वहाँ बस गए, पक्के मकान बनवा दिए, अब उसको हटावें तो भी गलत है, नुकसान होता है लोगों का। इसलिए मेरा सरकार तक पहुँचाने का विचार होगा कि उनको किसी तरीके से अलॉटमेंट करके जो बसे हुए पिछले काफ़ी सालों से पक्के मकान बना दिए, उसको अब अलॉटमेंट कराने की व्यवस्था करावें। जबकि अब अंगोर और गौचर लोग सुरक्षित ज़मीन है सरकार की, लेकिन फिर बसे हुए लोग, तो उनको हटाना तो हमारे बस की बात नहीं है। गिराना बस की बड़े मुश्किल से मकान बनते हैं, तो एक भी खंडा भी मुश्किल से लगता है, जो पक्के बिल्डिंग बने हुए हैं उसको हर तरह से मतलब सरकार तक पहुँचाऊँगा अलॉटमेंट करवाना। जी, बात की जाए कि आपने इस क्षेत्र में शमशान स्थल की समस्या भी ये सुनने में आया कि ग्रामीणों के द्वारा कि शमशान स्थल की कई जो जातियां हैं समाज जो उनके लिए नहीं है, तो शमशान स्थल के लिए आपकी पंचायत आने पर आपके क्या प्रयास रहेंगे? उसमें मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये हमारा आखिरी घर है शमशान। ये जो अभी अब संसार में रह रहे हैं, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, वो तो एक नाम मात्र है, ये तो अपन का वो मतलब कैसे समझो कि ये तो
नॉर्मल घर है लेकिन असली घर शमशान है। तो उसके लिए हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। एक जोजरी रिवर हमारे यहाँ पास में निकलती हैं तो उसमें जलाने ले जाते हैं, तो कभी रिवर आ जाती है, कभी रेलफॉल हो जाती है, तो बीच में भी पूरी बॉडी पर जल नहीं सकती है और हमें भी वहाँ से भगना पड़ता है। तो रिवर में हमेशा खतरा रहता है। वो भी रोड के पास में, एकदम पुलिया के पास में शमशान करते हैं, तो रोड में बैठने की जगह भी नहीं है। इसलिए मेरे काफ़ी समय से मेरी सोच थी कि अगर मुझे ऐसा कभी मौका मिला तो शमशान के लिए सभी समुदाय के और जातियों के लिए शमशान की जहाँ गवर्नमेंट लैंड होगी वहाँ उनकी व्यवस्था करूँगा और शमशान को ऐसे बनाऊँगा जैसे पर्यटन स्थल होते हैं, वो जो गार्डन वगैरह लगाना, बिल्डिंग वगैरह बनाना जैसे पर्यटन होता है वैसे बनाने की मेरी सोच है। बात की जाए युवाओं के लिए, आपके चौकड़ी कला ग्राम पंचायत के आसपास के जो भी क्षेत्र, बड़े कस्बे हैं, शहर है, वहाँ पर युवाओं को रोजगार के लिए जो लाइब्रेरी लगाई जाती हैं, कहीं से संगठन लगाते हैं लाइब्रेरी, तो आपके गांव में भी क्या लाइब्रेरी का सब प्रस्ताव रहेगा आपकी तरफ से, जिससे कि युवा लोग वहाँ पहुँच कर उनके मतलब आराम से अपनी पढ़ाई को सही ढंग से पढ़ सकते हैं, या उनकी ऐसी बुक्स अवेलेबल हो जिससे कि वो अपनी आगे की जो सफलता की ओर आगे बढ़ सके, ऐसा उनको रोजगार मिल सके, सरकारी सेवाएँ मिल सके, तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? इसमें ऐसा है, मेरी सोच थी कि कभी यार कोई लोगों को असुविधा है, अगर वो सुविधा मिल जाती है तो आदमी मतलब वो कुछ उसमें सोच है, विचार करने का वो कर सकता है कि, लेकिन सुविधा के अभाव में लोग कई चीज़ों से वंचित रह जाता है। तो लाइब्रेरी होने से मतलब कई तरह की पुस्तकें वहाँ होगी, तो मतलब कोई सब्जेक्ट की होगी तो पढ़ करके आगे पढ़ सकता है। कोई गरीब होगा लड़का तो उनको खरीदने की, उनकी मतलब पुस्तक खरीदने की हिम्मत नहीं है, तो लाइब्रेरी से पढ़ करके वो अपना मतलब पढ़ करके अपना आगे निर्माण कर सकता है। तो उससे जुड़ करके कई मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल की वो किताब होगी तो उससे वो नॉलेज लेगा और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा। आप थे चंपालाल टाक, चौकड़ी कला ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार, दमखम के साथ मैदान में हैं, और आज हमारे इस BNC न्यूज़ पर आपका बेबाक इंटरव्यू था, और इस इंटरव्यू के तहत आपने तमाम प्रकार की गांव में जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता देना, बात की जाए यहाँ पर झरना महादेव मंदिर है उसको पर्यटन स्थल में बदलना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं को आम जन तक पहुँचाना, सरकारी योजनाओं को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर आम जन को लाभान्वित करना, और इसके साथ ही ये वन्यजीव क्षेत्र है तो वन्यजीवों के लिए इनका अथक प्रयास रहना, और ऐसी कई तमाम प्रकार की हैं। राजस्व गांव जो सड़कों से नहीं जुड़ा है उनको जोड़ना, डाणियों में जो कच्चे मकान बने हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ना, ऐसी कई तमाम प्रकार का इनका एजेंडा है। इनके एजेंडे के तहत ये चुनाव में उतरे हैं, और आप सभी जो दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि आप स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग करें, किसी के लोभ व प्रलोभन में नहीं आएँ, और अपने स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग कर आप अपने गांव के स्वर्णिम भविष्य को देखते हुए एक बेहतर सरकार चुनने में अपना अमूल्य योगदान दें। कृष्णाराम, BNC न्यूज़, चौकड़ी कला,